हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लेक्चर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है जावा लेक्चर्स के अंदर। अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमारे जो लेक्चर 7 है उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, चाहे हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो, मैथ क्लासेस, स्ट्रिंग क्लासेस। इसके अलावा हमने और यहाँ पे क्या देखा था, रिकर्जन देखा था कैसे होता है, स्टैक के अंदर मेमोरी कैसे स्टोर होती है, हीप के अंदर मेमोरी कैसे स्टोर होती है, स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो क्योंकि टॉप जो लेक्चर था वो काफ़ी बड़ा था, अब उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ताकि हमारी थोड़ा नॉलेज टेस्ट हो सके कि हमने जितना भी पढ़ा वो हमें समझ में आया है या नहीं। तो आज हम 50 प्लस एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन ये एमसीक्यूज हमारे किस पे बेस्ड हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स पे। और उसके अलावा टर्नरी ऑपरेटर्स के तो हम एमसीक्यूज लेंगे ही आज, 25 टू 28 तक हम टर्नरी ऑपरेटर्स के एमसीक्यूज लेंगे, लेकिन उसके साथ ही हम कुछ और ऑपरेटर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे 4th लेक्चर में, उसके भी एमसीक्यूज लेंगे, ताकि क्या है जो ऑपरेटर रिलेटेड टॉपिक है वो हमारा एक अच्छे से कंप्लीट होके रेडी हो जाए। इसके बाद और भी हमने जो भी 7th लेक्चर के अंदर पढ़ा है, चाहे मैथ क्लास हो, चाहे आपकी स्ट्रिंग क्लास हो, रिकर्जन हो, उनके भी हम एमसीक्यूज क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज हम एमसीक्यू सॉल्व करें, तो आप प्लीज पहले वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर चेक करने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है करेक्ट, और उसके बाद वेरीफाई कीजिए। इससे क्या होगा, आपको खुद को पता चलेगा कि जितना अभी तक पढ़ा है उसमें आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो पा रहे हैं। और प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जितने एमसीक्यूज हमने करे उसमें आपने खुद ने कितने करेक्ट आंसर्स प्रिडिक्ट कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो। और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग वीडियोस देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, कि प्लीज़ अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जावा टर्नरी ऑपरेटर इज समटाइम्स कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, नन। तो हमने देखा था इफ एल्स की जैसे ही आपका टर्नरी ऑपरेटर भी क्या करता है, कंडीशन चेक करने के काम में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट देखो, द कंडीशन ऑफ अ जावा टर्नरी ऑपरेटर शुड इवेल्युएट टू, हमने बताया था बूलियन, जो भी हम एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। इसका मतलब क्या है, जो भी कंडीशन आप चेक कर रहे हो वो क्या रिटर्न करता है, बूलियन रिटर्न करता है। बूलियन की क्या वैल्यूज होती है हमारी, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आप खुद से भी करते जाइएगा ताकि आपको पता चले कि आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो भी स्टेटमेंट ये लिखी है वो ट्रू है या फॉल्स। क्या है स्टेटमेंट, ट्रू एक्सप्रेशन पार्ट कम्स आफ्टर क्वेश्चन मार्क सिंबल एंड बिफोर कोलन सिंबल। ये क्या कह रहा है, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, ये वाला एक्सप्रेशन होता है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेशन 1 जो है वो कंडीशन चेक करता है और रिटर्न करता है या तो ट्रू या फॉल्स। अभी क्या कह रहा है कि अगर ट्रू रिटर्न होता है तो कौन सा वाला एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट होगा। तो देखो, ट्रू रिटर्न होता है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला, यानी कि इसको आप लेफ्ट हैंड साइड वाला कह सकते हैं, एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होता है, यानी कि कोलन से पहले और क्वेश्चन मार्क के बाद। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यही चीज इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो वाला एक्सप्रेशन आएगा और कोलन से पहले जो एक्सप्रेशन आएगा वो ट्रू एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जावा टर्नरी ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाइल डू व्हाइल लूप्स, फॉर लूप्स, इनहैंस्ड फॉर लूप्स। इनहैंस्ड फॉर लूप कौन सा हो गया हमारा, फॉर ईच वाला। तो देखो, टर्नरी ऑपरेटर जो है आप वो सबके साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो इफ एल्स स्टेटमेंट हो, व्हाइल डू व्हाइल लूप्स हो, फॉर लूप्स हो, इनहैंस्ड फॉर लूप्स हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या है, अ जावा टर्नरी ऑपरेटर हैज प्रायोरिटी लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर एंड ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जावा टर्नरी ऑपरेटर को हम बात करें, हमने कहा लेक्चर 4 में देखे थे ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यहाँ पे हमने कहा देखे थे ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो लेक्चर 9 था, लेक्चर 4 था उसका टॉपिक 9 में हमने देखे थे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अगर प्रेसिडेंस की, तो देखिए
प्रेसिडेंस कहाँ आती है? टर्नरी ऑपरेटर की, आपकी रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर सबसे नीचे आती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये चारों ऑपरेटर्स देखिए ऊपर आ रहे हैं, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी ऑपरेटर इन सबसे नीचे आ रहा है, तो इसकी प्रेसिडेंस सबसे लो होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो टर्नरी ऑपरेटर, इसकी सारे इन ऑपरेटर से प्रायोरिटी कम होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ट्रू पार्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ जावा कंडीशनल ऑपरेटर ऑन टर्नरी और टर्नरी ऑपरेटर ब्लैंक में क्या दे रखा है? रिटर्न अ वैल्यू, कि जो अगर ट्रू, आपका जो भी ट्रू होता है, एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है, तो उसका जो ट्रू पार्ट एक्सप्रेशन है वो कुछ वैल्यू हमेशा रिटर्न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो देखिए जब भी आप इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं, ये हमारा होता है सिंटेक्स, तो इसमें अगर चाहे आपकी जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ही केस में आपके स्टेटमेंट्स जो हैं वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करने चाहिए, अदरवाइज क्या एरर आ जाएगी? कंपाइलर एरर आ जाएगी। ओके, तो इसमें क्या आएगा? मे और कैन नहीं आएगा, इसमें मस्ट आएगा। मस्ट मीन्स मैंडेटरी है, ठीक है। देखो सेम ही चीज यहाँ पे क्या है, अगर फॉल्स पार्ट का एक्सप्रेशन है तो भी मस्ट है कि आप जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको वहां पे रिटर्न करे कोई वैल्यू को। ओके, यानी कि एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 में यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि वैल्यू को रिटर्न करती है। नेक्स्ट देखो, चूज अ पॉसिबल एरर विथ अ टर्नरी ऑपरेटर व्हाइल कंपाइलिंग अ जावा प्रोग्राम। तो देखो टर्नरी ऑपरेटर को इवैल्यूएट करते हुए आपकी क्या क्या एरर्स आ सकती हैं, वो एरर्स यहाँ से हमको सेलेक्ट करनी है। तो देखो क्या क्या एरर्स आ सकती है। फर्स्ट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल। सपोज यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट दे दिया, तो ये एरर आ सकती है क्योंकि आप कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ले सकते। या फिर यहाँ पे कोई वैल्यूज जो है उनको एम्प्टी छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही, तो ये भी मैंने बताया कि मैंडेटरी कि कोई ना कोई वैल्यू यहाँ रिटर्न करे, तो यहाँ पे भी ये एरर दे सकता है। टाइप मिसमैच कैसे हो सकता है कि आप जब यहाँ अगर ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट में रिटर्न तो करवाना चाह रहे हो स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे आप सपोज ले रहे हो बाइट वेरिएबल, तो ये क्या हो गया? टाइप इनकम्पैटिबल हो गया, तो टाइप मिसमैच की भी एरर आ सकती है। तो ये तीनों ही टाइप की एरर्स पॉसिबल है आपके टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, यू कैन नेस्ट वन जावा टर्नरी ऑपरेटर इनसाइड अनदर टर्नरी ऑपरेटर, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरा टर्नरी ऑपरेटर नेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड स्निपेट। अब देखो थोड़े से अब कौन से वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसके अंदर आपसे आउटपुट पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंट p इक्वल टू 5। देखिए मैं इसको आपको आईडी पे रन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हमारे पास एग्जाम में आईडी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, हमें हमारे पेन पेपर पे ही ड्राई रन करके देखना होता है कि किसी भी प्रोग्राम जो दे रखा है उसका आउटपुट क्या होगा। तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है कि जैसे आपका एग्जाम हो रहा है। ओके, तो देखो इंट p इक्वल टू 5 दे दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, और फिर क्या लिखा है? p लेस देन 6 क्वेश्चन मार्क 5:6। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है हमारा, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू 5 या 6 में से रिटर्न हो रही है, बट आपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऑपरेटर नहीं दिया, यानी कि कोई भी ऑपरेंट नहीं दिया है जो कि इन रिटर्न वैल्यूज को होल्ड कर सके। तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाती है? कंपाइलर एरर। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा कोड। ठीक है, तो क्या है? नम इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे डायरेक्ट आपको बुलियन वैल्यू दे दी है कि बुलियन वैल्यू क्या है? यहाँ पे फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो क्या रिटर्न होगा? अगर आपका टर्नरी ऑपरेटर में एक्सप्रेशन की जो बुलियन वैल्यू है वो फॉल्स होती है तो आपका कोलन के बाद वाला यानी कि ये जो वैल्यू है वो रिटर्न होती है। तो 20 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? नम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 20, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वापस से हमें आउटपुट ही बताना है। नेम इक्वल टू जावा, फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम इंट मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या है? देखो ये टर्नरी ऑपरेटर है जिसमें हम चेक कर रहे हैं क्या एक्सप्रेशन हमारा क्या है? नेम इक्वल टू जावा। तो स्ट्रिंग पूल के अंदर जाएगा, हीप के अंदर चेक करेगा कि जावा जो है और जो नेम में जावा है, यहाँ पे देखो अब इक्वल इक्वल है तो वैल्यू से चेक नहीं करेगा, क्या चेक करेगा? इनका रेफरेंस। इनका रेफरेंस जो होगा वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी अगर स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है तो वो इससे कंपेयर होगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी कि मार्क्स इज इक्वल टू 10। जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो,
अब यहाँ पे आप देखिए नेम इक्वल टू तो क्या है कैट, ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग बन रही है वो क्या है, ये भी कैट ही है, लेकिन इसके अंदर जो सी है वो क्या है, कैपिटल है। और केस सेंसिटिव होती है हमारी जावा, तो कैट, ये दोनों कैट जो होंगे इक्वल नहीं होंगे, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स की वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉल्स वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका मार्क्स इज इक्वल टू 20। ओके, ऑप्शन सी आ जाएगा। पहले वाले में क्या आया था, ऑप्शन बी आया था, ठीक है, ट्रू वाला पार्ट हो गया था, क्योंकि इस कैट का रेफरेंस अलग होगा। देखो यहाँ पे अभी भी वैल्यू कंपेयर नहीं हो रही, इसका रेफरेंस अलग होगा और इसका भी रेफरेंस अलग होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं डिफरेंट हैं, तो इस वजह से इनके रेफरेंस चेक होंगे, और क्योंकि दोनों का रेफरेंस जो है सेम मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका फॉल्स हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन फॉल्स होने की वजह से आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो होगा उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी किसके अंदर, मार्क्स के अंदर जाके, और ये वैल्यू आपकी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, अब देखिए नेम 1 इक्वल टू पेन और नेम 2 इक्वल टू पेन दे रखा है, ठीक है, ये सारे आउटपुट वाले ही हैं। अब यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो कि नेम 2 डॉट इक्वल्स नेम 1, तो मैंने जब स्ट्रिंग पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि जो डॉट इक्वल्स होता है ये किस लिए यूज होता है, फंक्शन वैल्यू, जो भी स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कंपेयर हो रहा है कि जो ये पेन है, नेम 2 वाला जो पेन है, क्या वो नेम 1 वाले पेन के इक्वल है, तो देखो वैल्यूज दोनों इक्वल है, तो इस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू होते ही आपका कौन सा पार्ट रिटर्न होता है, ट्रू वाला पार्ट रिटर्न होता है, यानी कि क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, मार्क्स को मिल जाएगा 50, ठीक है, ये मार्क्स में असाइन हो जाएगा, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, मार्क्स इज इक्वल टू 50, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और खुद भी कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा कोड स्निपेट, ठीक है, तो नम इक्वल टू क्या दे दिया है, टर्नरी ऑपरेटर है जिसमें ट्रू हो रहा है, तो ट्रू है, ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, तो ये कौन सा स्टेटमेंट रिटर्न होना चाहिए, राइट हैंड साइड वाला। लेकिन राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे इसने बना रखा है, तो इस फंक्शन में जाएगा, एक 30 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, लेकिन देखिए ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न होके नहीं आएगी, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, वॉइड आ गया, जबकि हम क्या कह रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होनी मैंडेटरी है, तो यहाँ पे क्या है, वॉइड आ गया, इसका मतलब नम के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं हो पा रही, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंपाइलर एरर, क्योंकि आप कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करके जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेंड है उसको असाइन नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर भी देखो सेम ही चीज है, अगर ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट रिटर्न होगा, ठीक है, ट्रू वाला एक्सप्रेशन कॉल होगा, उस एक्सप्रेशन के अंदर क्या कर रखा है, एक मेथड कॉल कर रखा है, लेकिन ये मेथड भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, उस केस में नेम के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ पे भी क्या एरर आ जाएगी, कंपाइलर एरर। ओके, ये आप एग्जीक्यूट भी करके देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट की वैल्यू कितनी है, नल, ओके, और आउटपुट में हम क्या लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन आउटपुट इज इक्वल टू फॉरेस्ट नॉट इक्वल टू नल, तो देखो ये कंडीशन जो है क्या हो जाएगी, क्या नल इज नॉट इक्वल टू नल है, ये तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि फॉरेस्ट की वैल्यू भी नल है और आप कंपेयर भी नल से करवा रहे हो, बट आप यहाँ ऑपरेटर क्या लगवा रहे हो, नॉट इक्वल टू, जबकि ये दोनों तो इक्वल है, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही कौन सी वैल्यू आएगी, अमेजॉन जो है वो रिटर्न हो जाएगा आउटपुट को, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे कंसोल पे क्या आउटपुट मिल जाएगा आपको, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर, अमेजॉन। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा कोड, ठीक है, अब क्या है, जावा कोड हमको क्या दे रखा है, सपोज क्या दे रखा है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 20 है और b इज इक्वल टू 30 है, टोटल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर a ग्रेटर देन 10 है एंड b इज लेस देन 10 है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर है हमारा, a ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या है, 20 इज ग्रेटर देन 10 एंड 30 इज लेस देन 10, तो जो हमने ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर ये देखा था, लॉजिकल वाले जो ऑपरेटर्स देखे थे, उसके अंदर अगर एम्परसेंड लगा, यानी कि ये इसका मतलब क्या, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आपकी क्या है, पूरे एक्सप्रेशन के जो वैल्यू है वो ट्रू होती है। तो यहाँ पे देखो 20 ग्रेटर देन 10 तो ट्रू है, लेकिन 30 लेस देन 10 क्या है, फॉल्स है, तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है ना, एंड ऑपरेटर की तरह वर्क करता है ये, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे जो इस एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट कितना आएगा, फॉल्स, और फॉल्स आते हैं आपका कौन सा पार्ट, राइट हैंड साइड पार्ट वाला पार्ट आ जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 75, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे और आप खुद से भी सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने जब पढ़ा था लेक्चर तब भी काफी सॉल्व किए थे। उसके अलावा मैंने इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए थे, इसलिए ये एक थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आपके नॉलेज को ही टेस्ट करने के लिए एमसीक्यू वाला वीडियो लिया है मैंने, जिससे कि आप देख सके कि आपको कितना समझ में आया है जावा के अंदर। नेक्स्ट देखो, अब हमको क्या दे रखा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा कोड। ठीक है, a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 30, बूलियन रिजल्ट इक्वल टू a एंड b। अब देखिए ये आप कौन सा ऑपरेटर लगा रहे हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। हम क्या कहते हैं, जब भी हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो ये जो है एक्सप्रेशन 1 ये क्या रिटर्न करता है, बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि a एंड b जो है कोई बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंपाइलर एरर। ठीक है, ए एंड बी का मतलब तो क्या हो गया, आपको बिटवाइज एंड परफॉर्म करना है ए और बी के बीच में, बट वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी कंपाइलर एरर शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 7। ठीक है, दो वैल्यूज हमें दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 4 और b की वैल्यू दे रखी है 7। अभी क्या कह रहा है, देखो ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हमने एक और टर्नरी ऑपरेटर लगाया। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैरेंथेसिस की आपकी सबसे हाई प्रेसिडेंस होती है। तो पैरेंथेसिस का जो टर्नरी ऑपरेटर है वो क्या कह रहा है कि अगर ट्रू, ठीक है, तो ट्रू तो हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो अगर ट्रू है तो कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ए एंड बी की। ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर लगाना है। ए की वैल्यू है 4, 4 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0, और बी को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1। दोनों पे क्या लगाना है, एंड। बिटवाइज एंड का मतलब क्या है, अगर दोनों बिट्स 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज 0। तो देखो 0 1 पे 0, 0 1 पे भी 0, और 1 1 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितनी हो गई वैल्यू, 4 रिटर्न होगी ए एंड बी के लिए। ठीक है, तो इस जो पैरेंथेसिस वाला पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी कितनी वैल्यू रिटर्न हो रही है, 4। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि क्या 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो 4 ग्रेटर देन होता है 3 से। तो उस केस में अब आपका जो बाहर वाला टर्नरी ऑपरेटर है उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका जो एक्सप्रेशन है 4 ग्रेटर देन 3 क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू के केस में आप कौन सा वाला पार्ट रिटर्न कर दोगे, 120 वाली वैल्यू। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 120। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, एक तरीके से नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का। नेक्स्ट देखिए, वापस से a इक्वल टू 25 एंड b इक्वल टू 33। नेम के अंदर क्या लिखा है, नॉट ट्रू। देखो नॉट ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू का नेगेशन कर दिया है। तो ट्रू का नेगेशन क्या होता है, अगर नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, फॉल्स ही होता है नॉट ट्रू का मतलब। ठीक है, तो फॉल्स होते ही क्या हो जाएगा, कौन सी स्टेटमेंट में चले जाओगे, राइट हैंड साइड वाली में। तो क्या रिटर्न हो जाएगा, स्ट्रिंग नेम के अंदर टॉम रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, टॉम, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत इजी चीज है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या हो जाती है, आप सिर्फ ट्रू देखते हो और डीनो को आंसर को टिक कर दोगे। ट्रू नहीं है, ये क्या दे रखा है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, और फॉल्स के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉम रिटर्न होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, कैट ट्रू कैट रिटर्न हो जाना चाहिए नेम पर। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करा है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है। और अगर कोई भी वैल्यू आप नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंपाइलर एरर आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द टू एक्सप्रेशन ऑफ अ टर्नरी और अ कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, आपको ये कंडीशन में इस एक्सप्रेशन को देना जरूरी है, मैंडेटरी। अगर आप ये नहीं देते हो तो यहाँ पे क्या आ जाती है, कंपाइलर एरर। ये क्या बोलेगा, स्टेटमेंट जो है नॉट अ स्टेटमेंट टाइप की एरर आ जाती है, कि जो आपने बनाया है वो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज फॉर इक्वालिटी इन जावा। तो ये हमें पता ही है, दो वैल्यूज को इक्वल कंपेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं, इक्वल इक्वल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, 10 mod 3। मॉड किस तरीके से काम करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। तो 10 mod 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 होता है, तो 1। तो ये जो रिमाइंडर बचता है ये आपका आंसर आता है मॉड्यूलस के केस में। तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो हमने देखा था स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें, किसकी पूछ रहा है ये, टर्नरी ऑपरेटर एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो हैं उन दोनों की जो
एसोसिएटिविटी है वो क्या होती है, तो अगर हम देखें तो जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है उसकी एसोसिएटिविटी तो होती है राइट टू लेफ्ट, और जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है उसकी होती है लेफ्ट टू राइट। तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने इनकी एसोसिएटिविटी भी आपको बताई थी। टर्नरी ऑपरेटर की होती है राइट टू लेफ्ट, और जो बिटवाइज एंड होती है उसकी क्या होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब देखिए, अब ये कौन से वाले प्रोग्राम्स हो गए जो हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 4 और बी की वैल्यू दे रखी है 3। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, ए प्लस प्लस, तो ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले वैल्यू असाइन होगी और ये किस में ऐड हो जाएगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 + 3 7। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी 5। नेक्स्ट अब आप क्या कर रहे हो, वापस से देखो सेम ही है ए प्लस प्लस, तो लेकिन अब देखो अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, उसको आपने इक्वेशन में यूज करी और वो वैल्यू फिर किसको असाइन हो गई, ए को। तो ए की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 5 हो गई है। जब आप नेक्स्ट वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, ए प्लस प्लस, यानी कि 5 में पहले वैल्यू को 5 वाली वैल्यू पहले असाइन करें। तो 5 वाली वैल्यू अगर पहले असाइन करेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ए की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 और 8। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हो तो उसमें पहले वैल्यू असाइन होती है और फिर वेरिएबल में वैल्यू अपडेट होती है। तो जो वैल्यू असाइन हुई है उसके साथ आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, और उसके अलावा ए के अंदर क्या हो जाती है, जो भी वैल्यू है वो अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट देखो, देखिए ये क्वेश्चन तो सी के हैं, लेकिन ये बस मैंने इसलिए लिए ताकि आप इनको समझ सकें कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। तो देखो m की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 10 दे रखी है। उसके अलावा एक वेरिएबल यहाँ पे दे रखा है n, और एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है n1। n के अंदर आप क्या कर रहे हो, प्लस प्लस m, प्लस प्लस m क्या हो गया, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। तो पहले वैल्यू इंक्रीज होगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, और ये इसको यहाँ असाइन हो जाएगी। n1 के अंदर क्या हो जाएगा, m प्लस प्लस, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले वैल्यू असाइन होगी और फिर क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी m की। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे n माइनस माइनस, तो n माइनस माइनस से क्या हो जाएगी, वैल्यू यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होगी, सॉरी वैल्यू असाइन हो जाएगी, और फिर वापस से इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। माइनस माइनस n1 से भी क्या हो जाएगी, वैल्यू 10 हो जाएगी। और फिर हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, वो क्या है, n माइनस इक्वल टू n1। इसका मतलब क्या होगा, n इक्वल टू n माइनस n1। तो n की वैल्यू कितनी है 10, n1 की वैल्यू कितनी है 10। तो दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब n की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0। नेक्स्ट देखिए, विच आर दी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो देखिए ये सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं जिसपे आप कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे हैं और वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। तो चाहे आप ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, सभी में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये सारे जो है वो किस तरीके के ऑपरेटर हैं, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द राइट आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। देखो आउटपुट क्या दे रखा है, एक इंटीजर वेरिएबल दे रखा है i इक्वल टू 5। सबसे पहले देखो सिस्टम डॉट आउट i प्लस प्लस, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इसमें पहले वैल्यू असाइन होगी और फिर वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। अगेन क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी और फिर वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, प्री डिक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू डिक्रीज होगी और ये वैल्यू फिर कहाँ होगी, यहाँ असाइन हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 5 7 7 5। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभी कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है आपका राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, 8 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो 2 बिट से, 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये मैंने आपको समझाया था कैसे करेंगे, इसको 2 पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, फिर क्या लगा है, कॉमा लगा है। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, 8 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 बिट से, तो राइट शिफ्ट के केस में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32, 4, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी सारे इसमें मैंने क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड करे हैं जिसमें आपसे आउटपुट पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है 15 और बी की वैल्यू दे रखी है 12। फर्स्ट वाले में तो हम क्या कर रहे हैं 15 मॉड्यूलस 12, और नेक्स्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं 12 मॉड्यूलस 15। तो जब आप 15 मॉड्यूलस 12 करोगे तो कितना आंसर आएगा 3 आएगा, क्योंकि देखो 12 वन जा 12 और 15 में से 12 गए तो कितना रिमाइंडर बचता है 3। लेकिन जब आप 12 मॉड्यूलस 15 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12 ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 12 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि 15 से 12 डिवाइड होगा नहीं, है ना, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 12 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चे कई बार क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं और इसका आंसर क्या टिक करके आ जाते हैं 3,0। 3,0 नहीं होगा, 12 मॉड्यूलस 15 जो है उसमें रिमाइंडर आपका 12 ही बचेगा, क्योंकि 12 जो है 15 से छोटा है, तो इसका कोई भी मल्टीप्लीकेशन अब यहाँ पे इससे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए रिमाइंडर कितना बचेगा 12। ओके, तो आंसर क्या होगा 3,12। नेक्स्ट देखो, ए की वैल्यू दे रखी है 4 और बी की वैल्यू दे रखी है 5। पहले पूछ रहा है 4 ग्रेटर देन 5 है क्या, फिर कॉमा लगा के दे रहा है आउटपुट में, और फिर पूछ रहा है 4 लेस देन 5 है क्या। तो देखो 4 ग्रेटर देन 5 तो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू। ठीक है, और 4 लेस देन 5 क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स कॉमा ट्रू, यानी कि ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। व्हाट इज द राइट आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, क्या है प्रोग्राम में ए की वैल्यू दे रखी है 5 और बी की वैल्यू दे रखी है 10। बूलियन करके हमने एक वेरिएबल लिया है फ्लैग, जो क्या कर रहा है चेक कर रहा है कि क्या 5 इज ग्रेटर देन 10 है। तो 5 ग्रेटर देन 10 जो होगा वो तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, यानी फ्लैग के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा फॉल्स। लेकिन हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं नॉट इक्वल टू फ्लैग, नॉट इक्वल टू फ्लैग यानी फ्लैग की वैल्यू कितनी है फॉल्स। फॉल्स का अगर नॉट करोगे तो क्या आंसर आएगा ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, आउटपुट में पूछ रहा है a इक्वल टू 10 है और ये पूछ रहा है कि क्या 10 इज ग्रेटर देन 5 है। तो 10 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू होता है, तो कौन सा वाला वैल्यू रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट में हेलो 1, यानी रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा हेलो 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब क्या दे रखा है, ये देखिए ये तो जो भी फॉर्मेट है वो होता है, इसलिए इसको मैं बार बार नहीं पढ़ रही क्योंकि वो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जो मेन एक्सप्रेशन है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। x की वैल्यू है 10, y के अंदर हम कर रहे हैं x प्लस प्लस, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले y के अंदर क्या होगी वैल्यू असाइन होगी और फिर x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी 11। लेकिन हम यहाँ प्रिंट क्या करवा रहे हैं y, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 2 और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं 5 मोड 2। देखो 5 मोड 2 कितना होगा, अगर हम करें तो 2 2 जा 4 और 5 में से 4 गए 1, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1। ओके, नेक्स्ट देखो, a की वैल्यू है ट्रू और b की वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू a की वैल्यू क्या दे रखी है ट्रू दे रखी है। तो देखो और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो गई तो हम बाकी की एक्सप्रेशन को चेक नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा ट्रू, और यही आपका यहाँ पे प्रिंट करना है। नेक्स्ट देखो, x इक्वल टू 7 दे रखा है और y इक्वल टू क्या दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि क्या x इज ग्रेटर देन y, यानी कि 7 अगर ग्रेटर देन है किससे 3 से, x तो y की वैल्यू दे रखी है, तो ये कंडीशन क्या है ट्रू है, 7 बड़ा होता है 3 से, तो उस केस में आपका क्या रिटर्न हो जाएगा x इज ग्रेटर। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए x इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट अब देखो, इसमें अब क्या करना है, इसमें भी आपको आउटपुट ही बताना है। x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की वैल्यू दे रखी है 5। पहला एक्सप्रेशन क्या इवेल्युएट कर रहा है 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा एक्सप्रेशन में क्या इवेल्युएट हो रहा है 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए इनटू और डिवाइड जो है उनकी प्रायोरिटी सेम होती है, तो एसोसिएटिविटी क्या रहती है इनकी लेफ्ट टू राइट रहती है। तो पहले 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका रिटर्न कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर भी इनटू और डिवाइड ही दे रखा है, लेकिन क्योंकि ये डिवाइड किस में है पैरेंथेसिस में, तो पहले हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना रिटर्न करके देगा सिर्फ 2, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है तो 2 2 जा 4,
ठीक है 0.5 आएगा, लेकिन 0.5 क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा क्योंकि इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन का 4। तो एक्सप्रेशन 1 में तो आंसर आएगा 5 और एक्सप्रेशन 2 में आंसर क्या आएगा 4। आपका आउटपुट क्या रहेगा 5,4। ठीक है नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट भी एक्सप्रेशन है। एक क्लास दे रखी है टेस्ट नाम की और वापस दो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल्स हैं जिसमें x और y की वैल्यूज दे रखी है और कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दिया है। एक्सप्रेशन क्या है, पहला वाला एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो क्या है 5, मैं x और y की वैल्यूज यहाँ रख रही हूँ 5, फिर क्या है 10 डिवाइडेड बाय 5, फिर है प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा तो 10 डिवाइडेड बाय 5 और 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 भी 2 होगा और इधर भी 10 डिवाइडेड बाय 5 है तो ये 2 हो जाएगा और 5 × 2 + 2 यही सॉल्व होगा क्योंकि पैरेंथेसिस में, तो 5 × कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो क्या है 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस फिर से क्या है 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो यहाँ पे आप ये करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्सप्रेशन आप वैसे तो चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवीजन करें बात सेम ही है यहाँ पे, लेकिन अगर हम देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी चलती है तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 50 डिवाइडेड बाय 5 और इधर भी क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5, फिर पहले ये सॉल्व होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस फिर ये 50 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 20। तो दोनों की केस में आंसर क्या आ जाएगा 20 एंड 20। आई होप ये आप खुद भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में और नॉलेज हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट देखो, अब देखिए डबल है, फर्स्ट वाला क्या है डबल टाइप का है, तो इसमें आप क्या करें 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1.5। तो ये पूरा 1.5 एज इट इज रहेगा क्योंकि डबल है। ठीक है जबकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं 3 × -2, तो 3 × -2 कितना होगा -6। ठीक है और -6 को अगर आप मोड करेंगे किससे 4 से तो क्या आंसर आएगा -2, क्योंकि अगर आप 6 को डिवाइड करें 4 से तो क्या होता है 4 × 1 = 4 और यहाँ कितना बचता है 2, तो 2 आ जाएगा और क्योंकि माइनस में साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये तो -2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1.5। इसको एक बार हम इवेल्युएट भी करके देख लेते हैं, हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं सपोज, इसको हम पहले कमेंट कर देते हैं, हम सिर्फ हमारा जो एक्सप्रेशन हमें लिखना है वो लिख लेते हैं। क्या है एक्सप्रेशन हमारा 3 × -2 और फिर क्या है मोड 4, यही है पैरेंथेसिस से एक बार हम चेक कर लेते हैं 3 × -2 मोड 4। ठीक है इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखिए -2 आ रहा है। ओके ये हमारा आंसर आ रहा है, जो भी आपने डिवीजन किया वो और जो आपको यहाँ में माइनस साइन दे रखा था इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 आ गया है। ठीक है इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं कर रखे हैं बट ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चल रहा है 43 चल रहा है। ओके क्या है क्वेश्चन आपका, x की वैल्यू y और z तीन वैल्यूज हमें दे रखी है। ठीक है फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या कर रहे हो आप, x की हम ये वैल्यूज रखते हैं 9 माइनस y डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस z × 2 कितना हो जाएगा 3 × 2 -1। अगर सेकंड एक्सप्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा x - y यानी कि 9 - 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है z × 2 यानी 3 × 2 और ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है ये दोनों आपको इवेल्युएट करने हैं। तो ये जो है प्रॉब्लम ये आपकी होमवर्क एक्टिविटी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है क्वेश्चन नंबर 43। तो देखो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख दिया, इन दोनों के एक्सप्रेशंस को आपको इवेल्युएट करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे पता भी चल सके कि आप इस क्वेश्चन तक पहुंच पाए वीडियो के अंदर। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है दोनों एक्सप्रेशन का। ठीक है आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी क्या है, एक बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन दे रखा है और इस लंबे से एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 34। एक्स प्लस 34 का मतलब क्या हो गया, 9 प्लस 34 लेस देन 9 इंटू 3 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई कितना हो गया 12 इंटू 2 प्लस ए यानी कि 2 प्लस 2, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय ए प्लस, तो ए कितना दे रखा है आपको 2 प्लस बी इंटू वाई यानी कि 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये इवेल्युएट होगा और एक एक्सप्रेशन ये इवेल्युएट होगा, दोनों से कुछ वैल्यूज आएंगी। सपोज इससे वैल्यू आ रही है x और इससे कोई वैल्यू आ रही है y, इन दोनों का आप चेक करेंगे कि x लेस देन y, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। ठीक है, इसमें भी आप देखिए इतने क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। अभी भी देखिए सिंपल ही है, पैरेंथेसिस वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आपको चलना है। एक्सप्रेशन देखिए मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया, बस आपको इसको इवेल्युएट करना है और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए x की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, y की वैल्यू दे रखी है 50 और z की वैल्यू दे रखी है 100। फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं कि 200 क्या ग्रेटर देन है 50 से, तो ये तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन y ग्रेटर देन z, 50 क्या 100 से बड़ा है नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स एंड ऑपरेटर के केस में क्या रिटर्न करता है फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो z क्या ग्रेटर देन है y से, यानी कि क्या 100 ग्रेटर देन है 50 से, तो ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या z जो है लेस देन है x से, तो ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू ट्रू के केस में क्या आ जाता है ट्रू आता है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि जावा आपका प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, यहाँ पे सारे इफ है ना, नेस्टेड इफ्स हो गए ये। ठीक है, तो आपको हर एक स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा, हर एक कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। नेक्स्ट आप क्या चेक करो कि क्या y प्लस 200 यानी कि 250 हो जाएगा, ये क्या 250 लेस देन है 200 से, तो 250 जो है 200 से लेस देन नहीं होता है, तो क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई तो आगे वाली स्टेटमेंट्स आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो इस केस में ये वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं होगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका सिर्फ जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या करना चाह रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी इफ वाला कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं। एक्स वाई और जेड की कुछ वैल्यू दे रखी है, लेकिन अब यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर नहीं है, कौन सा ऑपरेटर है लॉजिकल और ऑपरेटर है। तो देखो फर्स्ट आप चेक करोगे कि क्या x इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इक्वल टू 1 क्या हो गया ट्रू हो गया। और ऑपरेटर के केस में क्या होगा, क्योंकि देखो ये और ऑपरेटर के केस में क्या होगा, ये सारी वैल्यूज आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो ही ट्रू हो गई, तो बाकी चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर क्या रहेगा हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो यहाँ पे ये 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आप चेक कर रहे हो कि क्या 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कंडीशन तो क्या हो गई फॉल्स। अब क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप नेक्स्ट कंडीशन को चेक करो, क्या y इज इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 है क्या, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई ट्रू हो गई। तो ये ट्रू होते आपको आगे कंडीशंस देखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट में आप इफ की बॉडी के अंदर चले जाओगे और इसकी वैल्यू को क्या कर दोगे एग्जीक्यूट कर दोगे। नेक्स्ट देखो, क्या 1 इज इक्वल टू 2 है, नो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या 2 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। क्या z की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू x की वैल्यू है 1, क्या ये दोनों इक्वल है, ये भी कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तीनों ही फॉल्स हो गई, इस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए x, y और z की कुछ वैल्यूज दे रखी है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स इन्होंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लगाए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है x इज, अब यहाँ पे क्या दे रखा है स्टेटमेंट नॉट इक्वल टू x प्लस 2। देखो x प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये वाला जो पैरेंथेसिस वाला जो है स्टेटमेंट ये पहले कंप्लीटली चेक होगा। x प्लस 2 हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 प्लस 2 भी क्या होता है 3, तो 3 इक्वल टू 3 जो है 3 के इक्वल होता है, तो उस केस में यहाँ क्या रिटर्न हो जाएगा ट्रू। लेकिन ट्रू के आगे यहाँ क्या लगा है नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाता है फॉल्स, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा x फॉल्स। नेक्स्ट देखो y
और यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू जेड, क्या हो गया 2 इक्वल टू 5 है क्या, नहीं, यानी कि फॉल्स। लेकिन फॉल्स के आगे क्या लगा है, नेगेशन, तो नॉट इक्वल टू फॉल्स किसके इक्वल हो जाता है, ट्रू के, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, z ग्रेटर देन x, तो देखो z ग्रेटर देन x यानी कि जो 5 है क्या वो x से बड़ा है, यानी कि 1 से, तो ये तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन इसके आगे भी क्या लगा है, नेगेशन लगा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो z ग्रेटर देन x के आगे भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए ये तीन चीजें तो ये आ गई, x ट्रू, x फॉल्स, y ट्रू एंड z ग्रेटर देन x फॉल्स। एक अब इसने इफ कंडीशन भी दे रखी है, इसमें क्या चेक कर रहे हैं अपन, क्या x इक्वल टू y है, अगर x इक्वल टू y तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा नेगेशन की वजह से। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे चेक करेंगे y प्लस 5 कितना हो गया, 5 प्लस 2 7, 7 ग्रेटर देन 5 है, तो यस ट्रू। नेक्स्ट क्या है, z माइनस 3 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज 2, क्या 2 इक्वल टू 0 है, नो, कंडीशन फॉल्स, लेकिन उसके आगे क्या लगा है, नेगेशन, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो देखो लॉजिकल एंड लगा है और सारे एक्सप्रेशंस क्या रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हेलो, तो इसका आउटपुट ये होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 30 और z इक्वल टू 50 दे रखा है। सबसे पहले हमने करा x प्लस इक्वल टू y, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, x प्लस इक्वल टू y का मतलब क्या हो गया, x प्लस y यानी कि 20 प्लस 30, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे अपडेट कितनी हो जाएगी 50। फिर हम कर रहे हैं y माइनस इक्वल टू x प्लस z, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y माइनस x प्लस z, तो y की वैल्यू कितनी है 30, माइनस x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50, और z की वैल्यू भी कितनी है 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 50, और यहाँ हम क्या करें, y इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस जेड, तो यहाँ पे 30 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और 30 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 70। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप देखिए, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, z इक्वल टू जेड इंटू एक्स इंटू वाई, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, पहले x इंटू वाई करें, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू तो है, x की वैल्यू तो है 50 और y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 70, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, 3500 हो जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, z से, और ये माइनस में रहेगी, तो z इक्वल टू जेड इंटू माइनस 3500 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 175000, और वो भी किसमें, माइनस में। तो x की वैल्यू जो है वो तो रही 50, y की वैल्यू रही माइनस 70, ठीक है, और z की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 175000, ठीक है। ये देखो y माइनस इक्वल टू एक्स प्लस जेड जो है ये इस तरीके से है ना, पहले x प्लस जेड सॉल्व होगा और फिर यहाँ पे इसको हम y से माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखिए कि क्या एरर है, तो देखो इसमें हम जब डिक्लेयर करते हैं उस टाइम इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि वी कैन नॉट असाइन अ वेरिएबल टू वेरिएबल, जो इस तरीके से कि आप डिक्लेरेशन के टाइम पे जो इनिशियलाइजेशन करें वो इस तरीके से देना इनवैलिड है, ठीक है, तो ये एरर आएगी इसमें। जबकि आप देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने पहले डिक्लेयर किया और फिर नीचे जाके इसको इनिशियलाइज करे, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे x y और z तीनों की ही वैल्यूज कितनी हो गई, 2 हो गई। अब x इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, x प्लस y, यानी कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 यानी कि 4, ठीक है। y इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, y माइनस z यानी कि 2 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और z इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, z मोड x प्लस y, यानी कितना हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी है 2, और इसको हम मोड किससे कर रहे हैं, x प्लस y यानी कि 4 प्लस 0 से, तो अगर हम 2 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इंटीजर डिवीजन है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू तो कितनी आ गई 4 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई और z की वैल्यू भी 0 आ गई,
ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये 2 डिवाइडेड बाय 4 0 क्यों देगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन कर रहे हो तो 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है आपका 0.5 होता है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ट्रिम हो जाती है, सिर्फ आपकी जो पॉइंट से वाली पहले वाली वैल्यू है वो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखिए एक्स इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीन वेरिएबल डिक्लेयर करे और फिर फर्स्ट में क्या करा 1 इक्वल टू एक्स। तो देखो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी आप कांस्टेंट नहीं ले सकते। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कोई ले रहे हो आप असाइनमेंट के लिए वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगी। यहाँ कौन सी एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखिए ए बी और सी तीनों में वैल्यू क्या डाल दी 5, है ना। एक्सप्रेशन क्या है ए प्लस बी प्लस 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 सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू तो कितनी है 5, बी प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी और फिर वैल्यू बी की इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बी इक्वल टू हो जाएगी 6। और सी में प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो पहले सी की वैल्यू हो जाएगी 6 और फिर ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 plus 5 is 10, 10 plus 6 is 16। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 16। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखिए वापस से भी प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वाले आ गए। ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी है 5 है और हम क्या हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन प्लस इक्वल टू शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, प्लस प्लस ए इंटू बी प्लस प्लस। तो सबसे पहले प्लस प्लस ए कितना हो जाएगा, 5 के अंदर प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये 6 हो जाएगा, और बी प्लस प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी तो 6 इंटू 5। तो 6 इंटू 5 कितना होता है आपका 30 होता है। ठीक है, 6 इंटू 5 कितना होता है 30। और ये किसके साथ चल रहा है आपका, ये चल ही रहा है ऑलरेडी। तो अब ये कैसे लिखेंगे इसको, एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन प्लस 30। ई एक्स पी की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रोग्राम में, ये देखिए यहाँ दे रखी है 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। ओके, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा आपका 40। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ए और बी यहाँ पे भी दे रखा है, एक्सप्रेशन में वैल्यू दे रखी है 10। अब हमारा क्या है एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, इज इक्वल टू प्लस प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय बी प्लस 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 माइनस माइनस ए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। इसमें क्या है, इसमें भी आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हैं और उसके साथ साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे और मुझे इसको आंसर बताएंगे कि क्या आंसर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक्सप्रेशन का आंसर यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने सारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं। तीनों को मैंने सॉल्व करके इनकी प्रेसिडेंस को भी मैंने आपको बताया है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करा है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 एंड एक्सप्रेशन इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, ई एक्स पी मॉड्यूलस इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 6 क्वेश्चन मार्क प्लस प्लस y एंड माइनस माइनस y। देखो टर्नरी ऑपरेटर है और उसके साथ साथ आपके कंडीशनल ऑपरेटर प्लस आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस, क्या x इज ग्रेटर देन 6 है, x ग्रेटर देन 6 नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो उस केस में माइनस माइनस y वाला वैल्यू रिटर्न होगा। तो प्री डिक्रीमेंट है तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू देखो 2 है। तो पहले इसको डिक्रीमेंट करोगे और फिर वैल्यू असाइन करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6 और इसको किससे मॉड्यूलस करना है, एक्सप्रेशन मॉड्यूलस। इसका मतलब क्या हो गया, ई एक्स पी इक्वल टू ई एक्स पी मॉड्यूलस 6 और ई एक्स पी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 10 दे रखी है। तो 10 मॉड्यूलस 6 यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर 10 को डिवाइड करोगे 6 से तो 6 1 जा 6 बचा कितना 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। यहाँ एक्सप्रेशन क्या है, इंट x इज इक्वल टू
इज 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो उस केस में x के अंदर क्या रिटर्न होगा, 1 इंटू 1 यानी कि 1। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो यानी कि 1 से क्या हो जाएगी इसकी 2, बट क्या 2 लेस देन 4 है, नहीं 2 लेस देन 4 नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि देखो पैरेंथेसिस नहीं लगे हुए हैं। तो अगर इफ के बाद पैरेंथेसिस नहीं लगे होते तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट जो होती है वो इफ के अंदर मानी जाती है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी मेन फंक्शन की है, ठीक है। तो क्योंकि 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट जो होगी आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे प्रिंट होके 3 आ जाएगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 2 इज लेस देन 4 तो ट्रू होगा, ठीक है। ट्रू होते आपका इफ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आपकी जो भी मेन फंक्शन है वो फ्लो एज इट इज चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू दे रखी है 6 और y की वैल्यू दे रखी है 3, ओके। तो यहाँ पे क्या है, x मोड 3 करा, इसका मतलब 6 मोड 3, 6 मोड 3 कितना होता है 0, क्योंकि अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। इस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू होता नहीं है 1 के, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट की स्टेटमेंट है, इफ बॉडी की। लेकिन कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, y माइनस माइनस, तो y माइनस माइनस करेंगे तो 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, y की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2, और यहाँ पे जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू ऑफ y कितनी आ जाएगी 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट देखिए 10, अब x की वैल्यू क्या है 10 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, तो 1 प्लस 2 कितना होता है, सॉरी 1 प्लस 2 सॉल्व नहीं होगा, पहले 2 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्व होगा पैरेंथेसिस में। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है 0, और 1 प्लस 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से पैरेंथेसिस से क्या आ जाएगी वैल्यू 1, इस 1 को आप किस में प्लस करेंगे 2 में, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और 10 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30। y इक्वल टू क्या है x इंटू 2, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 इंटू 2 विच इज 60। अब क्या कह रहे हैं कि x प्लस वाई यानी कि 30 प्लस 60 जो है वो कितना हो गया 90। क्या 90 लेस देन है 10 से, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। फॉल्स होते कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जावा, तो रिटर्न क्या हो जाएगा यहाँ पे जावा, ओके। ये देखिए ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमें 50 मिनट हो चुके हैं और हमने अराउंड 59 क्वेश्चंस हैं, या 59 आई थिंक, या फिर 60 कुछ क्वेश्चंस हैं, इतने हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। ए की वैल्यू क्या है 20 और बी की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू है ट्रू और डी की वैल्यू है फॉल्स। बुलियन टाइप के हैं सी और डी, और ए और बी जो है किस टाइप के, इंटीजर टाइप के हैं। ए के अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है ट्रू, क्वेश्चन मार्क, बी प्लस प्लस सॉरी और बी माइनस माइनस। तो देखो बी प्लस प्लस और ट्रू है तो कंडीशन क्या हो जाएगी बी प्लस प्लस वाली हो जाएगी। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए के अंदर क्योंकि देखो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन होगी, यानी कि ए के अंदर तो हो जाएगा 10, लेकिन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस होने से अपडेट हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सी इज इक्वल टू नॉट डी। नॉट डी का मतलब क्या है फॉल्स है, फॉल्स के आगे नेगेशन लगाएंगे तो सी के अंदर वापस क्या आ जाएगी वैल्यू ट्रू ही आ जाएगी, ठीक है। अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या कर रहे हैं ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 11, तो 10 प्लस 11 कितना होता है 21 रिटर्न हो जाएगा। और सी क्या है आपका ट्रू है, अगर ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट आ जाएगा यानी कि 5 रिटर्न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 21 एंड 5। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या था, जब आपकी ट्रू वैल्यू आ रही थी तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट था, पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से क्या हुआ पहले बी की वैल्यू ए में असाइन हुई और फिर बी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई, ओके। तो पहले ए की वैल्यू तो ए में तो 10 आ जाएगा और बी में इंक्रीमेंट होके कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 21 एंड 5, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे हमने 50 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करे हमारे ऑपरेटर्स के और बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क एक्टिविटी में भी दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।